हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th और चैप्टर 5 जो है आपका जन संघर्ष और आंदोलन। ये एक थ्योरी का चैप्टर है। इसको आपको एनसीईआरटी से पहले पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में थ्योरी वाइज दे रखा है कि यहाँ से आप मेंस का क्वेश्चन उठा सकते हो। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग लिखते हो तो यहाँ से क्वेश्चन लिखने के लिए आप उठा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। नेपाल का है, ये भारत के उत्तर दिशा में है। तो नेपाल में क्या हुआ, लोकतंत्र के आंदोलन हुआ। लोकतंत्र किसे कहते हैं? अब मैंने बताया हर वीडियो में आपको कि ऐसा शासन जो लोगों का शासन हो, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन हो। मतलब लोग क्या करते हैं, खुद ही जो है सरकार चुनते हैं, किसके द्वारा? बाय वोटिंग, ठीक है। तो नेपाल में लोकतंत्र के लोग मांग कर रहे थे, उसके लिए आंदोलन हुआ। नेपाल में क्या होता है, वर्ष 1990 में लोकतंत्र स्थापित हुआ। 1990 में, याद रखना है आपको ये। इससे पहले क्या था? इससे पहले वहां पर राजा का शासन था, मतलब राजतंत्र था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब राजा जो है औपचारिक रूप से तो राज्य का प्रधान बना रहा, मतलब जब आंदोलन हुआ। औपचारिक रूप से मतलब नाम मात्र का। औपचारिक रूप से मतलब क्या है? नाम मात्र का। मतलब कि जैसे हमारे देश में क्या है, जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति है लेकिन उसके पास अपनी कोई क्या कहते हैं पावर नहीं है इतनी, ठीक है। वो सारे प्रधानमंत्री के कहने पे करता है, तो वह औपचारिक रूप से बना रहा। वास्तविक सत्ता जो थी वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई थी, ठीक है। राजतंत्र से क्या हुआ? संवैधानिक राजतंत्र के इस परिवर्तन को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार किया। संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं? कि ऐसी शासन व्यवस्था जो संविधान के हिसाब से चलेगी लेकिन उसमें राजा भी होगा। मतलब जो संविधान के हिसाब से तो चलेगी, लोगों के द्वारा बन गया कि उन्होंने चुन लिया अपनी सरकार, लेकिन उसमें राजा भी होगा, उसे कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। अब जो राजा वीरेंद्र था उसने इस संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा वीरेंद्र की क्या हो गई? रहस्यमय ढंग से मौत हो गई, नहीं पता चला किस तरह हुई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, राजा ज्ञानेंद्र थे जो दूसरे, जो नेपाल के नए राजा थे। अब उन्होंने लोकतंत्र के भी पक्ष में नहीं थे, वे कहते थे नहीं, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। अब तक तो लोकतंत्र आ गया था, लेकिन जैसे ही राजा वीरेंद्र की मृत्यु हुई तो राजा ज्ञानेंद्र जो नेपाल के नए राजा बने, उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं था, उन्हें राजतंत्र ही रखना था। तो वर्ष 2005 में क्या होता है, ज्ञानेंद्र ने, मतलब जो राजा ज्ञानेंद्र था, उन्होंने निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। अब जब उन्होंने निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया तो जाहिर सी बात है आंदोलन तो होना ही था। तो 2006 में अप्रैल के महीने में नेपाल की जनता ने राजसत्ता के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। आंदोलन क्यों किया? आंदोलन इसलिए किया, उनका लक्ष्य क्या था कि लोकतंत्र लाना, कि वापस से लोकतंत्र लाओ, कि हम अपनी सरकार चुनेंगे, राजतंत्र नहीं चलेगा। आंदोलन में संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस, मतलब SPA 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन कहते हैं जिसको, वो बनाया। और राजधानी, नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। काठमांडू में 4 दिन का बंद घोषित कर दिया, मतलब आंदोलन शुरू हो चुका था और यह अनिश्चितकालीन बंद के रूप में बदल गया। मतलब उन्होंने कहा कि 4 दिन का उन्होंने बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया 4 दिन का, ठीक है ना। मतलब जनता ने 4 दिन का, लेकिन अनिश्चितकालीन, लेकिन वो 4 दिन से भी ज़्यादा। अब ये नहीं पता था कि कब तक ये इन्होंने बंद घोषित कर दिया लोगों ने। उनका कहना था कि जब हमारी मांगे पूरी होगी हम तभी ये जो हमने क्या है अनिश्चितकालीन जो बंद हुआ है वो खत्म होगा। आंदोलन को माओवादी बागी और अन्य संगठनों का समर्थन भी मिला। माओवादी बागी किसे कहते हैं? माओवादी जो है चीनी क्रांति के जो नेता है उनका नाम है माओ, ठीक है। तो सिर्फ माओवादी बागी नाम आया है यहाँ पे। चीनी क्रांति के नेता जो है माओ, उनकी विचारधारा को मानने वाले जो साम्यवादी है, माओवादी मजदूर व किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना ये चाहते थे, ठीक है। तो 21 अप्रैल 2006 के दिन क्या हुआ, आंदोलन करने वालों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। अब जब इतने आंदोलन करने वालों की पहुंच गई तो जाहिर सी बात है आंदोलनकारियों ने राज्यों को अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम की एक तारीख दे दी कि इस तारीख तक तुम हट जाओ या फिर हमारी मांगे पूरी करो। तो आंदोलनकारियों की मांगे क्या थी कि लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र फिर से आओ, फिर से लाओ लोकतंत्र, ठीक है। संविधान सभा का गठन होगा, संसद की बहाली होगी। अल्टीमेटम के अंतिम दिन 24 अप्रैल 2006 को राजा ने आंदोलनकारी जनता की मांगों को मान लिया। तो जनता की मांगे मान ली गई कि हम लोकतंत्र फिर से यहाँ लाएंगे। अब इसके परिणाम क्या क्या हुए? 7 पार्टी अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? अस्थायी सरकार जो हटाई जा सकती है। अंतरिम सरकार उसे कहते हैं अक्सर क्रांति अचानक मौत हो जाने के बाद जो आयोजित की जाती है, क्या ये वाली सरकार। तो उसको मतलब कौन सा प्रधानमंत्री चुना गया? गिरिजा प्रसाद कोइराला, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा था सरकार की भारी हो, तो वो भी मांग मान ली गई, सरकार की भारी हुई और कानून पारित करके राज्य की शक्तियाँ वापस ले ली गई। इस संघर्ष में नेपाल का लोकतंत्र के दूसरा आंदोलन कहा गया। एक तो पहला तो उन्हें डेमोक्रेटिक मिल गया था लोकतांत्रिक, फिर जो ज्ञानेंद्र ने क्या किया था, फिर हटा दिया था, तो इसलिए लोकतंत्र के उन्होंने दूसरा आंदोलन किया, तो इसलिए कहते हैं लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया, ठीक है। तो ये तो आपको नेपाल की कहानी बता दी है। अब हम दूसरी जो एनसीईआरटी में बताई गई है वो है बोलिविया का जल युद्ध।
यहाँ पे एक आंदोलन किसके लिए हुआ, लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ नेपाल में। अब हम देखते हैं जो बोलीविया का जल युद्ध था वहाँ पे आंदोलन क्यों हुआ था। अब बोलीविया क्या है, यह लैटिन मतलब लैटिन होती है, ठीक है, लैटिन भाषा होती है जो, ये लैटिन भाषा दक्षिण अमेरिका में स्थित गरीब देश है, तो ये लैटिन दक्षिणी अमेरिका में स्थित गरीब देश है। आंदोलन क्यों हुआ, विश्व बैंक ने सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जल आपूर्ति के अधिकार छोड़ने पर दबाव डाला। मतलब इसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्या किया, उसने सरकार को कहा कि जो नगर पालिका द्वारा जल आपूर्ति हो रही है ना उसके अधिकारों को छोड़ो। सरकार ने कोचबंबा शहर में जल आपूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC को बेच दिया। उन्होंने कहा अब इन्होंने जल आपूर्ति का जो अधिकार था किसको दे दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनी को। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, तो अपना लाभ कमाना है, MNC को, मल्टीनेशनल कंपनी को। तो इन्होंने इन पानी की कीमत जो है 4 गुनी बढ़ा दी। तो मतलब लोगों का बिल जो है 1000, महीने का 1000 आने लगा। और उस वक्त लोगों की आमदनी कितनी थी, महीने की आमदनी 5000 थी, 1000 तो उनका पानी में ही चला गया बिल। तो यहाँ पे लोग आंदोलन करते हैं और जनवरी 2000 में इसके विरुद्ध क्या हुआ, फिर वही आंदोलन। श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं ने एक गठबंधन बनाकर 4 दिन की हड़ताल घोषित की। जब उन्होंने घोषणा की, उन्होंने आंदोलन किया तो क्या हुआ, ये सफल भी हुई। लेकिन इसका कोई, जब उन्होंने देखा सफल तो हो गई लेकिन कोई इसका इफेक्टिव कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। तो उन्होंने फिर से आंदोलन किया फरवरी में। लेकिन जब उन्होंने दोबारा आंदोलन किया तो पुलिस ने निर्ममतापूर्वक दबा दिया, मारपीट कर। अब क्या हुआ, अब सरकार ने जो है अप्रैल में मार्शल लॉ लगा दिया। अब सरकार ने क्या किया, अप्रैल में मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन जनता पक्की थी, जनता ने फिर से हड़ताल की। और तीसरी हड़ताल से MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी शहर छोड़कर भाग गए। उसके अधिकारी मल्टीनेशनल कंपनी के जो अधिकारी थे शहर छोड़कर भाग गए कि यहाँ तो लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, हमारी यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। परिणाम स्वरूप सरकार को जनता की मांगे माननी पड़ी, जल आपूर्ति का अधिकार दोबारा से नगर पालिका को सौंप दिया। तो अब आपने देखा, एक तो नेपाल में आंदोलन हुआ, वो किस लिए हुआ, लोकतंत्र आने के लिए। और जो बोलीविया है उसमें आंदोलन क्या हुआ, उसमें जल आपूर्ति के लिए आंदोलन हुआ। लोकतंत्र और जनसंघर्ष में देखते हैं, एक आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया था नेपाल में, और दूसरा आंदोलन जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध बोलीविया में चलाया गया था। दोनों ही घटनाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। अगर राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है तो आपको ये दोनों लिख देना है। बड़ी संख्या में जनता की भागीदारी हुई, दोनों में कितनी, मतलब 3 से 4, 4 से 5 लाख तक की जनता थी, कितने लोग थे, सबकी भागीदारी है। और साथ ही साथ राजनीतिक संगठन की भूमिका भी निर्णायक रही, ठीक है। अगला टॉपिक आ जाता है लामबंदी और संगठन। नेपाल और बोलीविया की सफलता के पीछे कारण क्या थे। एक तो जनता और संगठन का समर्थन मिल रहा था। नेपाल में जो हड़ताल का आयोजन था वो SAP से हो रहा था, मतलब पढ़ा है अपने 7 अलायंस पार्टी, ठीक है। संघर्ष में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया था, जो चीन के थे, मैंने बताया था। राजनीतिक दल के अलावा अनेक संगठन भी इसमें साथ थे, जैसे बड़े मजदूर संगठन, उनके परिसंघ, शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का समूह। तो इसलिए इसकी सफलता के पीछे कारण थे। बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध चले संघर्ष का नेतृत्व किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, बल्कि इसका नेतृत्व किसने किया, एक फेडकोर नामक संगठन था उसने। आपको याद रखना है, FEDECOR, फेडकोर, ये संगठन है एक, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इस फेडकोर में कौन कौन होता है, इंजीनियर भी थे, तो इस नेतृत्व में इंजीनियर भी थे, पर्यावरणवादी थे, सामान्य लोग थे, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्र थे। और जब छात्र जुट जाते हैं तो वो आंदोलन तो सफल होना ही है। किसान संघ थे, मजदूर थे, सोशलिस्ट पार्टी का इसमें समर्थन भी मिला था, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम। लोकतंत्र में संगठन 2 तरह से अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। 2 तरह से, किस तरह, एक तो राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करके, और एक संगठन बनाकर। संगठन में क्या होता है, दबाव समूह, हित समूह अपने हितों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करते हैं, ठीक है। जो लोग बिना संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर फैसला करते हैं, ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन ये तो होता है कि जब सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो कहा जाता है कि आंदोलन हो रहा है। अब बात करते हैं दबाव समूह और आंदोलन। सरकार की नीति को प्रभाव करने की कोशिश, ये दबाव समूह में है, ठीक है। ये सत्ता का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं चाहते थे, केवल अपनी मांगे रखकर दबाव डालते सरकार पर, दबाव समूह, ठीक है। निर्माण कैसे होता है दबाव समूह का, कि जब समान पेशे वाले लोग जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से उनके समान उद्देश्य, समान आकांक्षाएं हो, तब दबाव समूह का क्या होता है, निर्माण होता है, कि सबका हमारा लक्ष्य एक ही है। और जो आंदोलन है, आंदोलन मैंने आपको बता दिया क्या है, संगठन नहीं है बल्कि सामूहिक रूप से कार्रवाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन चला था, ये शराबबंदी आंदोलन चला था, महिला आंदोलन चला था, ये सब। अंतर देखते हैं हम दबाव समूह और आंदोलन का। दबाव समूह में क्या होता है, सीधे भागीदारी की जगह राजनीति को प्रभावित करेगी, दबाव डालते हैं उस पर। आंदोलन का क्या होता है, ढांचा जो है ढीला ढाला होता है, अनौपचारिक फैसले लेता है, लचीला होता है ये, ठीक है। और दबाव समूह पर UPSC ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये क्वेश्चन है UPSC मेंस का, कि दबाव समूह की परिभाषा बताते हुए
लोकतंत्र में इनकी भूमिका और औचित्य क्या है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाता है वर्ग विशेष के हित समूह। जब किसी हित समूह का जन्म समाज के किसी प्रमुख समूह के हितों की प्रमुखता देने के लिए होता है, मतलब कोई भी हित समूह का जन्म क्यों होता है कि समाज को कोई प्रमुख समूह है उसके हित को प्रमुखता देने के लिए, जैसे किसी मजदूर संगठन को देना है, व्यावसायिक संघ को देना है, पेशेवर मतलब इसमें वकील, डॉक्टर, शिक्षक सभी आ सकते हैं। तो ये क्या है, एक एक मतलब प्रमुख समूह हो गया है सब। तो इनके लिए जब हम उन्हें क्या देते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं। ये समाज के किसी खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखना है आपको, खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ऐसे दबाव समूह को वर्ग विशेष के समूह कहते हैं। और केवल अपने वर्ग के सदस्यों के कल्याण तक ही सीमित रहते हैं, बाहर के लोगों के लिए नहीं। ठीक है। जन सामान्य हित समूह या लोक कल्याणकारी, ये क्या है, जन सामान्य मतलब जनता के लिए, पूरे जन के लिए आवश्यक है, समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अच्छा है। ये नहीं है कि वर्ग विशेष के लिए करेंगे, ये जनता के लिए करते हैं। जैसे बोलीविया का फेडेको संगठन, इन्होंने जल के लिए हुआ था ना, तो उन्होंने सभी के लिए किया था। अब आ जाता है दबाव समूह और आंदोलन पर राजनीति पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, ये आपको बुक से पढ़ लेना है, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में लिखा है, मैंने थोड़े से पॉइंट लिखे हैं बस। अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, जैसे बैठक आयोजित करना, सूचना अभियान चलाना, प्रस्ताव प्रेषित करना, हड़ताल और सरकारी कामकाज में बाधा डालना, मीडिया को प्रभावित, महंगे विज्ञापनों का प्रयोजन, इन सब के लिए राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का संबंध जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो दबाव समूह का उद्भव जो है राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, राजनीतिक दल के नेता। कभी कभी दबाव समूह राजनीतिक दल की शाखा के रूप में भी काम करता है, जैसे छात्र संगठन। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप धारण कर लेते हैं। जब विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया था और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई, आंदोलन पूरा हुआ, तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। तो जो दबाव समूह है ना, वो इसका आंदोलन पर इस आंदोलन का राजनीति पर भी असर पड़ता है। ठीक है, तो हो जाता है आपका चैप्टर कंप्लीट। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। आपको सबसे पहले पर एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी। बिना एनसीईआरटी की बुक पढ़े आपको नोट्स देख के कुछ समझ में नहीं आने वाला है, सब कुछ ऊपर से जाता है। तो आपको एनसीईआरटी की बुक का ही चैप्टर पढ़ना है, जन संघर्ष और आंदोलन, और फिर वीडियो देखनी है और फिर आपको नोट्स बनाने हैं।